दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर अटकी हुई है एंड दैट इज द ग्रेट इंडियन लोकसभा इलेक्शंस। और इसी इलेक्शंस के लिए पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टोस रिलीज कर दिए हैं। क्या ये मैनिफेस्टो सच में लेजिटिमेट है भी? क्या ये मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सरकार पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है? मोदी की गारंटी, हाथ बदलेगा हालात, ये मोटोस तो हमने बहुत गूंजते हुए सुने हैं, बट इन मोटोस के पीछे जो मैनिफेस्टो है, क्या असलियत में वो सच हो भी सकता है? क्या वो असलियत में रियलिस्टिक अप्रोच रखता भी है या फिर सिर्फ वापस से ये क्लासिक पॉलिटिकल लाए है? तो जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। तो जान ही लेते हैं कि आपने अभी तक जो वोट दे चुके हैं वो सही पार्टीज को गए हैं और जो देने वाले हैं उन्हें किसको वोट देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम 3 चर्चित पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस के बारे में बात करेंगे, दैट इज बीजेपी, कांग्रेस एंड सीपीआईएम, और जानेंगे इनके मैनिफेस्टोस के पीछे की असली सच को और देखेंगे कि रियलिस्टिक अप्रोच में ये मैनिफेस्टो सच हैं या फिर सिर्फ पन्ने भरे गए हैं। मेनली हम लोग फोरमोस्ट क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे मैनिफेस्टो को, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। और मैनिफेस्टो का मेनली मीनिंग ये होता है कि आखिर जब एक पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो वो क्या क्या काम करेगी। और यही 4 फोरमोस्ट क्राइटेरिया हमने डिवाइड किए हैं: कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एंड अपीसमेंट पॉलिसी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की। हाल ही में बहुत ज्यादा हवा चली सीएए, यूसीसी और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर। और सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर सीपीआईएम जैसी पार्टी का क्या कहना है। सीपीआईएम साफ साफ खिलाफ है सीएए और यूसीसी के। उन्होंने साफ साफ अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो सीएए को हटा दिया जाएगा और यूसीसी भी नहीं बन पाएगा। कहती है कि आर्टिकल 370 को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा और आर्टिकल 370 को वापस इंपोज कर देंगे। और यहाँ तक कि हाल ही में आपने सुना होगा कि लद्दाख की 6 शेड्यूल जो मांग उठ रही है उसको भी सीपीआईएम ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उसे भी पूरा कर देंगे। और यहाँ तक कि फार्मर्स की जो एमएसपी की मांग है सीपीआईएम ने ये भी कहा है कि वो पूरा कर देंगे। अब जानते हैं कि इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस का क्या बोलना है। कांग्रेस राइट टू फ्रीडम एंड चॉइस ऑफ ड्रेस, फूड एंड लैंग्वेज और पर्सनल लॉज देगी। और ये बेसिकली हिजाब बैन को रिपेल करने के लिए और साथ ही में यूसीसी को भी रिपेल करने के लिए। और यहाँ तक कि पौंडीचेरी और जम्मू और कश्मीर को भी फुल स्टेटहुड को प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने। और एज वेल एज लद्दाख को भी ये प्रॉमिस किया है कि उनको भी 6 शेड्यूल की मांगे मिलेगी। और हाल ही में हुए फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 के कारण से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में फार्मर्स से 2 वादे किए, दैट इज एमएसपी की लीगल गारंटी और किसानों को जिस मार्केट में अपनी फसल बेचनी है वो वहां बेच सकता है। और इसी के साथ ही कांग्रेस ने और भी बहुत सारे मुद्दों को डाला अपने मैनिफेस्टो के अंदर, जैसे कि अबॉलिशमेंट ऑफ अग्निपथ स्कीम, जीएसटी 2.0 को ना आने देना, बुलडोजर जस्टिस प्रोवाइड करना और 7.5 लाख के वर्क लोन को प्रोवाइड करना माइनॉरिटी को। और इन्हीं सब मुद्दों पे बीजेपी ने अपना स्टांस पहले से ही क्लियर कर दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि वो आएंगे तो यूसीसी भी वो अप्लाई करेंगे और साथ ही में एनआरसी को भी लॉ बनाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर पार्टीज क्या कर सकती है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। और इन्हीं सभी मैनिफेस्टो ने हमने निकाला है सारे इकोनॉमिक पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं सीपीआईएम की कि आखिर वो क्या करेंगे इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए अगर वो सरकार बनाते हैं। सीपीआईएम ने सीधा बोल दिया है कि वो मास प्रोडक्शन गुड्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि लग्जरी गुड्स पे। और अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है तो प्राइवेट बैंक्स के लाइसेंस को रोक देंगे और फॉरेन बैंक को प्रोवाइड करेंगे इंडियन बैंक्स को एक्वायर करने के लिए। और इन्हीं के मैनिफेस्टो में सबसे मजेदार बात हमको ये लगती है कि अमीरों से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना और गरीबों से कम इंटरेस्ट लेना। और ये स्टेटमेंट कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है और वही कुछ लोगों के बुरी बात है, मगर डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क है। और अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स आते हैं हमारे डेमोक्रेसी के अंदर तो ये तो इंडिया को 1930s के अमेरिका में ले जाना होगा, जहाँ पे ब्लैक और व्हाइट्स का भेदभाव हुआ करता था। बट इनकी आइडियोलॉजी ही कम्युनिस्ट वाली है, तभी तो ये लोग सरकार में नहीं आते। और अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं तो बीजेपी ने ये साफ साफ दावा किया है अगर वो सरकार वापस से बनाते हैं तो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे और साथ ही में इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाएंगे। और साथ ही में कुछ और पॉइंट्स भी ऐसे दिए हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अब दूसरे हाथ पे बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस ने कितना ध्यान दिया है इकोनॉमी पे अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने इतना ही ध्यान दिया है जितना लोग ध्यान देते हैं राहुल गांधी के स्पीच पे, ना के बराबर। और इसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इकोनॉमी का सब ढूंढना इतना ही मुश्किल था जितना घास के ढेर से सुई ढूंढना होता है। और रह दे के फिर भी हमको एक पॉइंट मिला, जो है कि वो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे और जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 14% से 20% पे ले जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि ये 3 पार्टीज अगर पावर में आती है तो ये फॉरेन पॉलिसीज में क्या क्या
बढ़ोतरी करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने एक्चुअली इस सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज भारत फर्स्ट पॉलिसी एंड इंडिया एज द सॉफ्ट पावर। सबसे पहले बात करते हैं भारत फर्स्ट पॉलिसी के बारे में, जिसमें बीजेपी ने ये बोला है कि भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने का ट्राई करेगा और साथ ही में बीजेपी चाहेगी कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर माना जाए। दूसरे हाथ पे बात करते हैं इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर की, तो इसमें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये दर्ज किया है बेसिकली इंडिया अपने कल्चर को रिस्टोर करेगा और ग्लोबली और डाइवर्सिफाई करेगा, जिनके कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जैसे कि योगा और आयुर्वेदा को और फैलाना और इंडियन आर्टिफैक्ट्स को वापस से भारत लेकर आना। और अगर हम कांग्रेस की बात करें फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर लेकर, तो इन्होंने सीधा सीधा गाजा के सपोर्ट में मैनिफेस्टो बनाया है और बोला है कि इजराइल को हम अपोज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि हाल ही में प्रेजेंट टाइम में जब बीजेपी की सरकार है तो इंडिया गाजा को सपोर्ट नहीं करता है और इजराइल को सपोर्ट करता है। और साथ ही में एक और पॉइंट ऐड करा है, यानी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे और सारे डिस्प्यूट को खत्म कर देंगे और पुरानी बात को रफा दफा कर देंगे। और दोस्ती का मतलब लोन देना। अब अगर हम सीपीआई की मैनिफेस्टो की बात करें फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर, तो उन्होंने तो इंडिया की गाड़ी सीधा उल्टी डायरेक्शन में भगा दी। मतलब उन्होंने ये कहा है अपने मैनिफेस्टो में, इन्होंने बोला है वो सीधा इजराइल के साथ कनेक्शंस तोड़ देंगे, उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाएंगे यूएन में जाकर, और यहाँ तक कि पैलेस्टाइन को एस्टेब्लिश करने में मदद करेंगे और जेरूसलम को उसकी कैपिटल बनाएंगे। यूएस को ग्लोबली अपोज करेंगे और सारे रिश्ते तोड़ देंगे। क्वाड और I2U2 ग्रुप जैसे ग्रुप से भी इंडिया को बाहर निकलवा देंगे और चाइना और पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन अच्छे करेंगे। फॉर ऑब्वियस रीजन कम्युनिस्ट वाली सोच, क्योंकि यूएस कैपिटलिज्म फैलाता है और इन्हें कम्युनिज्म फैलाना है, इसलिए तो ये यूएस के साथ सारे रिलेशन तोड़ देना चाहते हैं और ऐसे अच्छे ग्रुप्स को भी लीव करना चाहते हैं। और ऊपर से देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मैनिफेस्टो कम और पैलेस्टाइन का ज्यादा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपीजमेंट पॉलिसीज के बारे में। अपीजमेंट पॉलिसी को आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बीजेपी को बोला जाता है कि वो एक प्रो मेजॉरिटी पार्टी है, मतलब हिंदुत्व की तरफ ज्यादा लीन करती है। वैसे ही कांग्रेस को बोला जाता है कि वो एक प्रो माइनॉरिटी पार्टी है, जैसे वो मुस्लिम्स की तरफ ज्यादा लीन करती है और अदर माइनॉरिटीज की तरफ भी। तो ऑब्वियस है इनके वोट बैंक सिक्योर करने के लिए ये कुछ थोड़ी लीनिंग पॉलिसीज भी बनाते हैं। ऐसी ही कुछ लीनिंग पॉलिसीज इस 2024 के मैनिफेस्टोज में भी इन्होंने दर्ज करी है। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं कि इन्होंने लीनिंग की तरफ क्या पॉलिसीज बनाई है। सबसे पहले अगर हम बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने यहाँ क्लियर स्टेट कर दिया है कि वो लॉर्ड राम की लेगेसी को ग्लोबली प्रिजर्व करेंगे और यहाँ तक कि ग्लोबली एवरी प्रेजेंट हिंदू टेंपल को भी प्रिजर्व करेंगे। और अगर हम दूसरे हाथ पे कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें तो उन्होंने सीधे साफ अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया है कि वो मेजॉरिटी के सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और माइनॉरिटी का सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड भी वही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में फ्रीडम टू लव का क्लॉज भी ऐड करा है, जो कि आप समझ सकते हैं कि लव जिहाद को वापस से लाने की बात हो गई। और साथ ही में माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करी है। ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, उनका वोट बैंक है वो। अब बात करते हैं सीपीआईएम का क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके। सीपीआईएम साफ साफ बोलती है कि जो अमीर है उसका पैसा लेके गरीब को दे दिया जाए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब ये कैसी बात हो गई, ये तो हमें समझ में नहीं आ रही। अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज कमेंट इट डाउन। बट ओवरऑल देखा जाए तो सीपीआईएम का मैनिफेस्टो यही कहता है कि वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करते और ना किसी धर्म को नीचा दिखाते हैं। बेसिकली वो किसी धर्म के साथ में नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमें ये देखा गया है उनके मैनिफेस्टो में कि वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल और थोड़े से आयरनी वाले स्टेटमेंट्स भी दे रही है, जैसे कि एंटी कन्वर्जन लॉ, वापस से लव जिहाद वाली बात हो गई। और यहाँ तक कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो आरएसएस के की पोजीशन वाले लोगों को भी निकाल देंगे और काउ प्रोटेक्शन ग्रुप्स को भी बैन कर देंगे। फॉर ऑब्वियस रीजंस, वो बोले ना बोले यहाँ पे भी वो मेजोरिटी के अगेंस्ट ही हैं, तभी तो इंडिया लाइंस में है। और यहीं पे इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो निकाला। मगर इंडिया में एक कमी ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक तरफ लीनिंग के मैनिफेस्टोस बनाती है, जैसे कि राइट विंग लीनिंग, लेफ्ट विंग लीनिंग या फिर कम्युनिस्ट टाइप के मैनिफेस्टोस। मगर यही हम डेवलप कंट्रीज में देखे, जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड्स या अमेरिका में, वहां पे लिबरलाइजेशन या कैपिटलिस्ट या इस टाइप के मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। ये आखिर इंडिया में क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोग वोट बैंक के चक्कर में ऐसी जगह वोट करते हैं जहां पे उनका खाली खुद का फायदा होता है, ना कि पूरे पब्लिक का। और इसी कारण से इंडिया का पॉलिटिकल ग्रोथ बहुत कम है बाकी कंट्रियों से। वही हम इंडिया के पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस में देखिए तो सीपीआईएम ने कम्युनिस्ट थिंकिंग को आगे बढ़ाने वाला मैनिफेस्टो बनाया, वही बीजेपी ने इंडिया को आगे बढ़ाने वाला मैनिफेस्टो बनाया, वही कांग्रेस ने चोर बनकर मोर के बेस में डांस किया है। यानी कि कांग्रेस ने सिर्फ ये किया
किया है कि उन्होंने बीजेपी ने जो चीज लाए हैं उसको अपोज किया है। सॉरी 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 सॉरी। तो हम यहाँ पे देख चुके कि अभी तक इंडिया में 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी 4 फेज बाकी है। तो आपके पास अभी तक बहुत अधिक समय बाकी है कि आप देश को बदल सके। जिन्होंने वोट दे दिया उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका वोट अभी बाकी है और वो देश के लिए बहुत जरूरी होगा। हम यहाँ पे ये अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है वो ऐसी जगह वोट दे जो कि देश हित में हो, ना कि उनके पर्सनल हित में हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी नहीं मानते हुए एज ए देश के सिटीजन सोचे और उस पार्टी को वोट दीजिए जिनका मैनिफेस्टो पढ़कर आपको लगता है कि ये देश हित की बात है। इन सभी मैनिफेस्टोस में कुछ ना कुछ चीज की कमी है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज की हो, चाहे एजुकेशन की हो या हेल्थ सेक्टर की हो, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन इन कमी को सुधारने के लिए एज ए वोटर हमको भी आगे प्रमोट करना चाहिए कि एक जनता को क्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए देश को। और ये मैनिफेस्टोस आखिर में इतने छोटे नहीं है और ये बहुत 70 बड़े पेज के पीडीएफ्स है, लेकिन हमने आपका टाइम बचाने के लिए, सेव करने के लिए इसको एक छोटे वीडियो में डाला ताकि आप इसको ओवरव्यू देख के वोट कर सके किस पार्टी को करें, ताकि आप इसको ओवरव्यू लेके सोच सके कि आपको किसको वोट करना है। और अगर आप चाहे और आपके पास इतना समय है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो देख सके हैं सभी अलग पार्टीज का। अंत में हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने वोट देश हित में रखें, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर आपको अपने कुछ भी एक्सप्रेशन या थॉट्स रखने हैं तो कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।